नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एयर मास के बारे में। ये वन ऑफ द टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का। क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज़ हम पढ़ रहे थे, उसमें आज का जो टॉपिक है वो एयर मास है। हम लोग जानेंगे कि बेसिकली हमारा एयर मास क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं कि एयर मास का फॉर्मेशन हो पाए। इन सब प्रश्नों के उत्तर हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। हमारा जो बेसिक फोकस रहेगा वो हमारा नोट्स पे रहेगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एयर मास बेसिकली हमारा लार्ज बॉडी ऑफ एयर है। इसकी जो बेसिकली लेंथ हमारी 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक, इसके लिए कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड होती हैं कि हमारा एयर मास का डेवलपमेंट हो, फॉर्मेशन हो। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। पहली जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो हमारा यूनिफॉर्म टेम्परेचर होना चाहिए। बिकॉज अगर हमारा यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं रहेगा तो जब जो प्रेशर है वो डिफरेंट रहेगा और एयर मास का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और उसके अंदर जो है मॉइस्चर कंटेंट है उसकी भी होमोजेनिटी होनी चाहिए, या फिर हम कहें यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब हर जगह पूरे एयर मास में, पूरे बॉडी में उसके जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बराबर मात्रा में होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, वरना एयर मास का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। कभी कभी हमारा जो ये एयर मास है वो इतना बड़ा हो सकता है कि वो एक पूरे कॉन्टिनेंट को भी कवर कर सकता है। अगर हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखते हैं तो उसको हम लोग हॉरिजेंटल एक्सटेंट कहते हैं एयर मास का। और इसका अगर हम वर्टिकल एक्सटेंट देखें कि मतलब ये कितनी ऊंचाई तक हो सकता है, तो ये हमारा बेसिकली ट्रोपोस्फीयर तक जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने प्रकार के एयर मासेस हो सकते हैं। बेसिकली हमारे दो प्रकार के एयर मास होते हैं। पहला जो हो गया हमारा कोल्ड एयर मास, दूसरा हो गया वार्म एयर मास। ठीक, कोल्ड एयर मास क्या है, वार्म एयर मास क्या है, चलिए जानते हैं। जो हमारा कोल्ड एयर मास है वो बेसिकली हाई लैटिट्यूड्स में पाया जाता है, जैसे कि हमारे पोलर एरियाज हो गए। ठीक, उसमें पाया जाएगा ये हमारा कोल्ड एयर मास। ठीक, कोल्ड एयर मास में बेसिकली हमारा जो एयर मास बनता है वो सरफेस टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम रहता है। ठीक, और वार्म एयर मास क्या होता है और इसका क्या सिचुएशन होगी। तो जो हमारा वार्म एयर मास होता है इसमें जो है टेम्परेचर हाइयर देन द लोअर लाइन सरफेस। मतलब जिस सरफेस पे हमारा जो एयर मास डेवलप हो रहा है उस सरफेस से इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये डिफरेंस है दोनों में। बेसिकली यही हमारा डिफरेंस है कि जो वार्म एयर मास है वो सरफेस के ऊपर जिस सरफेस पे बन रहा है उससे उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और कोल्ड एयर मास में जिस सरफेस पे वो बन रहा है उससे उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक, अब सोर्स क्या है एयर मास का, तो जिस रीजन से एयर मास डेवलप हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, उसे ही हम सोर्स कहेंगे। ठीक, अब हम लोग बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी कंडीशंस या प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं कि हमारा एयर मास का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन हो सके। तो फर्स्ट कंडीशन जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि होमोजेनिटी होना चाहिए। ठीक, एंड एक्सटेंसिव लैंड और ओशनिक एरिया। भाई जितना बड़ा लैंड या एरिया होगा, ठीक, उतना बड़ा ही तो एयर मास का डेवलपमेंट होगा। ठीक, तो होमोजेनिटी होना चाहिए और एक्सटेंसिव लैंड या फिर ओशनिक एरिया होना चाहिए। देयर इज़ नो कन्वर्जेंस ऑफ एयर, एयर का कन्वर्जेंस नहीं होना चाहिए, वरना जो हमारा जो एयर मास बन रहा है वो नहीं बनेगा। ठीक, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर जनरली स्टेबल, जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो जनरली स्टेबल होना चाहिए, वरना एयर मास बनने से पहले जब उनका टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो जो हमारी एयर है वो इधर उधर भागेगी और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। उसमें जो ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर कंटेंट है वो होमोजेनिटी उसकी नहीं हो पाएगी, या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या फिर उसका यूनिफॉर्म मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहेगा एयर में, तो एयर मास बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, इमेजिन करते हैं सिचुएशन, यहाँ पे पहाड़ है, कहीं पानी है, तो यहाँ की जो कंडीशंस हैं इसके और ऊपर की जो हवा है उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अलग होगा, यहाँ का कंटेंट अलग होगा। इस कंडीशन में हमारा जो एयर मास बनने के चांसेस हैं वो कम से कम होंगे और ना के बराबर नेग्लिजिबल वी कैन से। ठीक, तो ये कंडीशन होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो स्टेबल हो। ठीक, होमोजेनिटी हो, एक्सटेंसिव लैंड या ओशनिक एरिया हो, कन्वर्जेंस ऑफ एयर ना हो। ठीक,
अतः एयर मास होमोजेनस एरिया में होना चाहिए एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्टेबल होना चाहिए। ठीक, अब एयर मास अगर लैंड पे बन रहा है तो उसको हम कॉन्टिनेंटल एयर मास कहेंगे, एंड ऑन द अदर हैंड अगर एयर मास हमारा वाटर बॉडीज़ पे बन रहा है तो उसको हम मैरीटाइम एयर मास कहेंगे, कॉन्टिनेंटल एयर मास और मैरीटाइम एयर मास। ठीक, कोल्ड एयर मास के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इन डिटेल। कोल्ड एयर मास ऑरिजिनेट इन द पोलर एंड आर्कटिक रीजन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये उन्हीं एरियाज में बनेगा जहाँ पे ठंडे इलाके होंगे, पोलर एरियाज या फिर आर्कटिक रीजन्स। कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहले जो हमारा टेम्परेचर लोअर देन द सरफेस टेम्परेचर, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कोल्ड एयर मास होते हैं उन एयर मास का जिन सरफेस पे वो बनते हैं उनसे उनका टेम्परेचर कम होता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज़ एक्सट्रीमली लो, इसमें जो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है वो कम से कम होती है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इन सब के बारे में हमने एक सेपरेट सा वीडियो बना रखा है इसी सीरीज़ में। अगर वो आपने नहीं देखा तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे टॉपिक आ गया तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी उसको कहते हैं कि पर यूनिट वेट ऑफ द एयर वेट ऑफ वाटर वेपर। ठीक, जो एयर है वेट ऑफ एयर है, ठीक, अपॉन वेट ऑफ वाटर वेपर कितना है। ठीक, जो थर्ड पॉइंट है स्टेबिलिटी एंड नॉर्मल लैप्स रेट इज लो, जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है वो लो होना चाहिए और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होना चाहिए। नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं इन द एटमॉस्फेयर तब जो हमारा रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है उसे ही हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ये बेसिकली हमारा 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर होता है, बट अगर हम इसको किलोमीटर की उसमें देखें तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है पर किलोमीटर, इसे ही हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ये कम से कम होना चाहिए अगर हम कोल्ड एयर मास को बनाना चाहते हैं। When cold air mass reaches other areas, जब कोल्ड एयर मास अदर एरियाज में रीच करता है तब क्या क्या कंडीशंस या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया स्टार्ट डिक्रीजिंग, जाहिर सी बात है जब कोल्ड एयर मास है, ठंडी हवा है, अब किसी दूसरी जगह पे जा रही है तो वहाँ पे ठंडक पहुँचाएगी। ठीक, इफ़ कोल्ड एयर मास इज़ मूविंग ओवर वार्म ओशियन करेंट्स देन इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग, अगर जो हमारे कोल्ड एयर मास हैं वो वार्म ओशनिक करंट से होकर पास हो रहे हैं तो उनकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, मतलब जो वेट ऑफ एयर है पर वेट ऑफ वाटर वेपर वो इंक्रीज होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, उनसे जब बारिश होती है। ठीक, व्हेन कोल्ड एयर मास इज मूविंग ओवर द वार्म कॉन्टिनेंट्स वेदर विल बी क्लियर, नो क्लाउड फॉर्मेशन। जब कोल्ड एयर मास किसी भी वार्म कॉन्टिनेंट से गुजरेंगे तो वहाँ पे क्लियर स्काई रहेगी और कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। कोल्ड एयर मास को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल कोल्ड एयर मास एंड मैरीटाइम कोल्ड एयर मास। कॉन्टिनेंटल जो लैंड पे बन रहे हैं, मैरीटाइम जो हमारे ओशनिक या वाटर बॉडीज़ पे बन रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि वार्म एयर मासेस क्या होते हैं। ये ऑरिजिनेट होते हैं बेसिकली हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि टेम्परेचर हाइयर देन लोअरिंग सरफेस टेम्परेचर। ठीक, अब हम सम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है। और अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, ये मैप, इसमें जो ये टर्म्स लिखे हुए हैं MP, MT, CA, CP, CT, ये क्या है बेसिकली? तो MP हमारा जो है मैरीटाइम पोलर। ठीक, जो फर्स्ट लेटर है मैरीटाइम, जो M है वो हमारा लैंड या फिर वाटर को डोनेट करता है उसमें से। अगर यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल हो जाए तो वो लैंड हो गया, मैरीटाइम हो गया तो वाटर हो गया। ठीक, जो सेकंड लेटर है वो डिस्क्राइब करता है रीजन ऑफ एयर मास। ठीक, कि पोलर एरियाज़ में है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में है, आर्कटिक एरियाज़ में है, कि टेम्परेट एरिया में कहाँ है। ठीक, और फिर ये हमारी कंडीशन से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो अगर MP लिखा हुआ है तो वो मतलब है मैरीटाइम पोलर। ठीक, मैरीटाइम का मतलब हो गया ओशनिक बॉडी में बन रही है और पोलर का मतलब हो गया पोलर रीजन में बन रही है। MT लिखा है तो मैरीटाइम, और T का मतलब हो गया ट्रॉपिकल एरिया। T मतलब ट्रॉपिकल एरिया, M मतलब मैरीटाइम। मैरीटाइम मतलब वाटर बॉडीज पे बन रहा है, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल रीजन में बन रहा है। CA दिया है तो कॉन्टिनेंटल आर्कटिक है, कॉन्टिनेंटल का मतलब लैंड पे बन रहा है, आर्कटिक मतलब आर्कटिक रीजन में बन रहा है। CP लिखा है तो कॉन्टिनेंटल पोलर हो जाएगा, पोलर का पोलर पोल्स पे बनेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और C का मतलब कॉन्टिनेंटल मतलब लैंड पे बन रहा है। C का मतलब कॉन्टिनेंटल, T का मतलब ट्रॉपिकल।
यहाँ जो हमारा सी है वो कॉन्टिनेंटल एयर मास को डिनोट करता है। एम जो हमारा मैरीटाइम एयर मास को डिनोट करता है। जो हमारे कॉन्टिनेंटल एयर मास होते हैं वो ड्राई होते हैं क्योंकि लैंड पे बनते हैं, और मैरीटाइम एयर मास मॉइस्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी कंटेंट ज़्यादा रहता है। वाटर बॉडीज़ पे जब एयर मास होता है तो वह अनस्टेबल होता है। ये बेसिकली हमारी कंडीशंस दी हुई हैं कि कैसा एयर मास होगा तो कैसी उसकी कंडीशंस होंगी। ये मैप में आपको शो कर रहा हूँ, इसमें देख लीजिए, ठीक है। सो दिस वाज आवर वीडियो रिगार्डिंग द एयर मास। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे कनेक्ट रहें आगे की वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद दोस्तों।